हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमने करना है थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट्स। ओके, सो थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट्स करने से पहले हम थोड़ा सा आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है एंड रियल गैस इक्वेशन क्या होती है। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में बॉन्ड स्क्वायर कर लिया था। होप आपने वो वाली वीडियो देख ली, बिकॉज बॉन्ड स्क्वायर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बॉन्ड स्क्वायर कर लिया तभी आप आगे के लेक्चर्स को समझ पाओगे। ओके, सो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले बॉन्ड स्क्वायर की वीडियो देखो। सो इसको थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट स्टडी करने से पहले हम कर रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन। यस, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन जैसे कि हम सभी को पता ही है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर हम फॉर वन मोल लिख रहे हैं तो हम क्या लिख लेते हैं? पी वी इज इक्वल टू आर टी। ओके, सो पी वी इज इक्वल टू आर टी है हमारे पास। अगर हमने कर्ल पी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी निकालना है, पी का टी एट वी। ओके, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं अगर आपने फास्ट बोलना हो, पी का टी एट वी। पी का टी एट वी किसके इक्वल होगा? यस, अगर आपने इसकी डिफ्रेंशिएशन करी है, डिफ्रेंशिएट करके क्या बन जाएगा? पी डी वी। अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों साइड्स को तो वो क्या बन जाएगा? पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी। ओके, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी। अब देखो, हमने एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लेना है। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अगर आप v को कांस्टेंट लोगे मींस dv क्या हो जाएगा? जीरो। अगर आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई कांस्टेंट लगा रहे हो तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने पे क्या होता है, जो कंप्लीट डिफरेंशियल होता है वो पार्शियल डिफरेंशियल में चेंज हो जाता है। सो हमारे पास क्या आ गया? ये टर्म तो जीरो ही बन गई। यहाँ पे क्या आ जाएगा? v कर्ल p एट कॉन्स्टेंट v इज इक्वल टू r कर्ल t एट कॉन्स्टेंट v। ओके, सो आपके पास यहाँ से अगर आप कर्ल टी को इधर ले आओगे, कर्ल पी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी, ये किसके इक्वल आ गया? आर अपॉन वी के। ओके, सो अगर आपने पी का टी एट वी निकालना है वो किसके इक्वल आ गया? आर अपॉन वी। सिमिलरली आपने क्या निकाला है? पी का टी, टी को आप इधर ले आए, वी को उधर ले गए, ये बन गया आपके पास। अगर आपने याद रखना है, टी को इधर ले आए, वी को उधर ले गए। अगर आपने निकालना है वी का टी, कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी, वो किसके इक्वल आएगा? अगर आप सोल्व करोगे आर अपॉन पी के इक्वल आ जाएगा। सेम ऐसे ही करना है। अब आपने क्या करना है? डी पी को जीरो पुट कर देना है। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू आर अपॉन पी। अगर आपने निकालना है कर्ल पी अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी एंड निकालना है आपने कर्ल वी अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी, वो कैसे निकालोगे? यस, आपने निकालना है कर्ल पी अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी, मीन्स पी की वैल्यू निकालनी है कर्ल पी की। सो आप क्या करोगे? पी को लिख लोगे आर टी अपॉन वी। पी को क्या लिखोगे? आर टी अपॉन वी। सो अब हमने इसकी क्या करनी है? डिफ्रेंशिएशन करनी है। सो इधर क्या आ जाएगा? डी पी, इधर क्या आ जाएगा? आर कॉन्स्टेंट है, टी अपॉन वी। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपके पास? डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा डिफ्रेंशिएशन में। वो क्या होता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, सो अब आपने क्या करना है? एक बार आपने एट कांस्टेंट टी देखना है, एक बार आपने दोनों बार क्या देखना है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर देखना है। पहले हम डीपी देख रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो आप क्या करोगे? डी को जीरो पुट कर दोगे। डी को जीरो पुट किया, कर्ल पी एट कांस्टेंट टी, ये किसके इक्वल आ गया? ये टर्म जीरो बन जाएगी, ये ब्रैकेट में है, ये टर्म जीरो बन गई, ये टर्म आ गई आपके पास माइनस आर टी कर्ल वी एट कांस्टेंट टी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। कर्ल वी को आप इधर ले आओ, कर्ल पी अपॉन कर्ल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन वी स्क्वायर। सो आपके पास पी का वी एट कांस्टेंट टी किसके इक्वल आ गया? माइनस आर टी अपॉन वी स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप ये कैलकुलेट करोगे आपके पास आ जाएगा माइनस आर टी अपॉन पी स्क्वायर। मीन्स ये आपने कैसे याद रखना है? ये सिर्फ मैंने करके दिखाया है, आपके पास आपको रिजल्ट याद होने चाहिए ये चारों। ओके, ये करके तब देखना है अगर आपसे पेपर में रिजल्ट याद ना रहे। ओके, सो सिंपली डिफरेंशिएशन है, बट मैंने इसलिए करवाया, कई बार कोई मैथ स्टूडेंट भी देख रहा होता है। ओके, जिसके पास पहले क्या होता है, सॉरी बायो स्टूडेंट देख रहा होता है जिसके पास पहले बायो होती है। सो देखो, आपने याद कैसे रखना है? अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो बाहर जो कांस्टेंट है वही आर के नीचे आ जाएगा। जो बाहर कांस्टेंट है वही आर के नीचे आ जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हो, तो अंदर जो आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था? वी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में पी था तो पी स्क्वायर आ गया। जब आपके पास टी एज अ कांस्टेंट है, ऊपर आपने माइनस आर टी लेना है। जब आप विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तब आपने ऊपर आर लेना है। ओके, सो ऐसे आप याद रख सकते हो, वो आपकी मर्जी, आपने कैसे याद रखना है, बट ये चारों आपके याद होने चाहिए। ओके, ये चारों आपके रिजल्ट्स बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, बिकॉज आगे काफ़ी जगह यूज़ होंगे ये। पी का टी एट वी कॉन्स्टेंट आर अपॉन वी का टी एट पी कॉन्स्टेंट आर अपॉन पी का वी एट टी कॉन्स्टेंट माइनस आर टी अपॉन पी वी स्क्वायर, वी का पी एट टी कॉन्स्टेंट माइनस आर टी अपॉन पी स्क्वायर। ओके, सो अब हम देख रहे हैं फॉर रियल गैसेस, फॉर
रियल गैसेस, यस, रियल गैस की इक्वेशन क्या होती है हमारे लिए? रियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस के लिए क्या होता है? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ओके, रियल गैस इक्वेशन ये होती है। ए क्या होता है आपके पास? हमने ए एंड बी दोनों क्या है? कांस्टेंट है, जिसको हम रियल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, फिर वैन डर वाल्स कांस्टेंट बोलते हैं। सो ए क्या होता है आपके पास कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसके लिए कांस्टेंट होता है ए, एंड बी क्या होता है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर में पर मोल, ओके, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पर मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वो हमने क्या लिया है? बी। सो ये देखो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, आपके पास रियल गैस इक्वेशन होती है। अब देखो, अगर आपने निकालना है, अगर आपने ए को जीरो ले लिया, ओके, ए की वैल्यू काफ़ी कम होती है, ओके, सो अगर आप ले रहे हो P वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, अगर आप इसको देखो तो कर्ल P अपॉन कर्ल टी किसके इक्वल आ जाएगा? P का टी एट वी कॉन्स्टेंट, यस, टी को इधर ले आओ। सिमिलरली जैसे हमने पी वी इज इक्वल टू आर टी में किया था, टी को अगर हम इधर लेके आए, ये वाली टर्म उधर जाएगी तो आपके पास आ जाएगा आर अपॉन वी माइनस वी। अगर आप कैलकुलेट भी करके देखोगे, डिफ्रेंशिएट करके, तब भी ऐसे ही आएगा। ओके, सिमिलरली अगर आप v का टी एट पी कॉन्स्टेंट निकालोगे, v का टी एट पी कॉन्स्टेंट वो आ जाएगा आपके पास r अपॉन पी। ओके, v का टी एट पी कॉन्स्टेंट वो क्या आ जाएगा? r अपॉन पी। सो ये हमने किया आइडियल गैस एंड रियल गैस के लिए, थोड़े से रिजल्ट्स देखने थे वो किए। अब हम कर रहे हैं थर्मोडाइनमिक कोफिशिएंट्स। थर्मोडाइनमिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? थर्मोडाइनमिक कोफिशिएंट्स होते हैं कि अगर आप किसी भी वेरिएबल में कोई चेंज कर रहे हो, पी वी एस टी, हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, अगर आप इन चारों में से किसी वेरिएबल में भी चेंज कर रहे हो, उस वेरिएबल को चेंज करने से किसी और वेरिएबल में क्या चेंज आता है? ओके, एक वेरिएबल को चेंज करने में दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं थर्मोडाइनमिक कोफिशिएंट। ओके, सो हम लिख सकते हैं थर्मोडाइनमिक कोफिशिएंट क्या होता है? ऑन चेंजिंग वन वेरिएबल, on changing one variable, corresponding change in another variable, corresponding change in another variable stores in the form of thermodynamic coefficient। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडाइनमिक कोफिशिएंट। सो आपके पास 3 थर्मोडाइनमिक कोफिशिएंट्स हैं, हम तीनों को आज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे जो पहला थर्मोडाइनमिक कोफिशिएंट है वो है आपके पास थर्मल एक्सपेंसिविटी। थर्मल एक्सपेंसिविटी, सो देखो, थर्मल एक्सपेंसिविटी आपको नेम ही सुजेस्ट कर रहा है। एक्सपेंसिविटी का मीनिंग क्या है? हमने एक्सपेंशन करनी है। ओके, एक्सपेंशन करनी है। थर्मल का मीनिंग क्या है? टेम्परेचर के बेस पर हमने एक्सपेंशन करनी है। टेम्परेचर के बेस पर मीनिंग हमने जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मीन्स एक्सपेंशन का मीनिंग क्या है? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ओके, हमने क्या देखना है? टेम्परेचर के बेस पर वॉल्यूम का इंक्रीज देखना है। टेम्परेचर के बेस पर वॉल्यूम का इंक्रीज देखना है। सो आप इसको क्या लिख सकते हो? ये जो थर्मल एक्सपेंसिविटी है हम इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। सो आपके पास अल्फा क्या है? अल्फा इज रिलेटिव चेंज। अल्फा इज रिलेटिव चेंज। ओके, आपने रिलेटिव चेंज देखना है, जितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ओके, अल्फा इज द रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम। अल्फा क्या है? रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन, हमने क्या चेंज किया? टेम्परेचर। विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। प्रेशर कॉन्स्टेंट लेना है हमने, टेम्परेचर को चेंज करके देखना है वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ओके, सो आपके पास अल्फा किसके इक्वल हो गया? अगर आप फॉर्मूला निकालो, अल्फा किसके इक्वल हो गया? रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम। रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम का मीनिंग क्या है? डी वी अपॉन वी। ओके, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर मीन्स डिवाइडेड बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये इसकी इक्वल आ गया आपका अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन वी कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ये होता है आपका अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टू कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी काफ़ी यूज होगा। अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन वी कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी। सो अब देखो, अगर आपने आइडियल गैसेज के लिए निकालने, फॉर आइडियल गैस के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ओके, यस, आइडियल गैस के लिए कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी किसके इक्वल होता है? हमने देखा ही था, कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी किसके इक्वल आया था? आर अपॉन पी के इक्वल। ओके, सो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन वी इंटू आर अपॉन पी। सो पी वी किसके इक्वल होता है? आर टी के इक्वल।
आर अपॉन आर टी, आर के साथ आर कैंसिल हो गया, मीन्स अल्फा किसके इक्वल आ गया 1 अपॉन टी के। मीन्स आपके पास आइडियल गैस के लिए अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन टी। जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो ऐसे ही आए हुए हैं, अल्फा की वैल्यू पूछी हुई है, अल्फा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन वी कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ओके, फॉर आइडियल गैस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 अपॉन टी। मीन्स अल्फा की यूनिट्स क्या होगी, यूनिट्स ऑफ अल्फा, यूनिट्स ऑफ अल्फा ये क्या हो गया आपके पास पर केल्विन। ओके, 1 अपॉन टेम्परेचर है, सो अल्फा की यूनिट्स क्या होगी आपके पास पर केल्विन। ओके, सो ये था हमारा अल्फा। थर्मल एक्सपेंसिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन का मीनिंग क्या है, एक्सपेंशन मीन्स वॉल्यूम का बढ़ना, वॉल्यूम का बढ़ना टेम्परेचर के बेस पर, टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वॉल्यूम में क्या चेंज आया वो हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंसिविटी। ओके, अल्फा जो है हम एट कांस्टेंट प्रेशर देखते हैं, जो आपके पास अल्फा की वैल्यू आई वो आई 1 अपॉन वी कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट पी एंड अल्फा फॉर आइडियल गैस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। ओके, जो अल्फा की वैल्यू होती है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के केस में वो काफ़ी स्मॉल होती है। ओके, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के केस में जो अल्फा की वैल्यू होती है वो काफ़ी स्मॉल होती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पर वहाँ पे कोई भी ज़्यादा वॉल्यूम में फ़र्क नहीं आता। ओके, वॉल्यूम ज़्यादा चेंज नहीं होता टेम्परेचर के चेंज करने पर। सो जो अल्फा की वैल्यू होती है फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स वो काफ़ी स्मॉल होती है, बट गैसेस के लिए कंसिडरेबल होती है। हम गैसेस के लिए अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं, ये था हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, ये था थर्मल एक्सपेंशन। अब हम कर रहे हैं आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। यस, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मीनिंग क्या है, कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग अब हम कंप्रेशन देख रहे हैं। अगर हम कंप्रेशन देख रहे हैं मीन्स वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम क्या होगा डिक्रीज होगा। आइसोथर्मल का मीनिंग हमने टेम्परेचर क्या रखना है कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। सो इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, बीटा। बीटा क्या है आपके पास, बीटा इज रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम। ओके, बीटा है रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम। ये अकेला रिलेटिव चेंज नहीं है, ये नेगेटिव रिलेटिव चेंज है, बिकॉज नेगेटिव आएगा क्योंकि अब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो मीन्स चेंज क्या हो गया नेगेटिव हो गया, अब कम हो गया, सो चेंज क्या हो गया नेगेटिव। बीटा इज नेगेटिव रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है बिकॉज हम आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ओके, सो आपके पास बीटा किसके इक्वल आ गया माइनस डी वी अपॉन वी, रिलेटिव चेंज है नेगेटिव है। ओके, डिवाइडेड बाय डी पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सो आपके पास किसके इक्वल आ गया बीटा -1 अपॉन वी कर्ल वी अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी। ओके, बीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन वी कर्ल वी अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी। ये आपके याद होना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे काफ़ी काम आएंगे। बीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन वी कर्ल वी अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी। सो अब देखो, अगर आपने आइडियल गैस के लिए निकालना है, आइडियल गैस के लिए जो बीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमने देखा ही था कि कर्ल वी अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल होता है। यस, कर्ल वी अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी, बीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन वी, ये किसके इक्वल होता है माइनस आर टी अपॉन पी स्क्वेयर, माइनस आर टी अपॉन पी स्क्वेयर के इक्वल होते हैं। सो ये किसके इक्वल आ गया, अगर आप इस पी को पी इंटू पी लिखो, पी स्क्वेयर को पी इंटू पी लिखो, पी वी किसके इक्वल हो जाएगा आर टी के इक्वल। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, आर टी डिवाइडेड बाई आर टी इंटू पी मीन्स 1 अपॉन पी। ओके, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी फॉर आइडियल गैसेस। ओके, आइडियल गैसेस के लिए 1 अपॉन पी के इक्वल है, मीन्स बीटा की यूनिट्स क्या हैं पर एटमोसफियर, पर एटमोसफियर। ओके, सो बीटा की यूनिट्स क्या हैं आपके पास पर एटमोसफियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन वी कर्ल वी अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी। ओके, अगर आप बीटा की वैल्यू देखो एट क्रिटिकल पॉइंट, यस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है कि अगर आप देखो कर्ल पी अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी, इसकी वैल्यू 0 होती है। मीन्स आप वॉल्यूम में चेंज कर रहे हो तो क्रिटिकल पॉइंट पे अगर आप वॉल्यूम थोड़ा बहुत चेंज भी कर रहे हो तो उसके साथ प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता। मीन्स कर्ल पी अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल एट क्रिटिकल पॉइंट। ओके, सो क्रिटिकल पॉइंट पे ये 0 के इक्वल होता है। मीन्स अगर आप बीटा में इसकी वैल्यू पुट करो तो बीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी इनफाइनाइट। ओके, बीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी एट क्रिटिकल पॉइंट, आपने याद रखना है, आ सकता है पेपर में। क्रिटिकल पॉइंट पे बीटा की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी। बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी का क्या मतलब है, बीटा है क्या आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि अब जो हमारी गैस है वो क्या है इनकम्प्रेसिबल, अब हम उस गैस को कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, गैस बिकम्स क्रिटिकल पॉइंट पे आके जो हमारी गैस है वो इनकम्प्रेसिबल बन जाती है,
गैस बिकम्स इनकम्प्रेसिबल। ओके, क्रिटिकल पॉइंट पे आके जो हमारी गैस है वो इनकम्प्रेसिबल बन जाती है, बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। सो आपने याद रखना है, हमने सेकंड किया आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, बीटा की वैल्यू आई -1/v कर्ल v अपॉन कर्ल p एट कॉन्स्टेंट t। ओके, नेक्स्ट अब हम थर्ड कर रहे हैं, आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड, आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड चेंज इन प्रेशर, इसको हम गामा से डिनोट करते हैं। ओके, आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड चेंज इन प्रेशर। यस, आइसोकोरिक का मीनिंग क्या है, हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। आइसोकोरिक का मीनिंग हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर बेस्ड मीन्स टेम्परेचर को चेंज करने के साथ प्रेशर में क्या चेंज आया वो होता है आपके पास गामा की वैल्यू। सो गामा हम लिख सकते हैं, गामा इज relative change in pressure, gamma is relative change in pressure with respect to change in temperature at constant volume, at constant volume। ओके, सो आपके पास गामा किसके इक्वल आ गया, गामा इज इक्वल टू dp अपॉन p डिवाइडेड बाई dt एट कॉन्स्टेंट v, मीन्स गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन p कर्ल p अपॉन कर्ल t एट कॉन्स्टेंट v। ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, गामा के इक्वल। गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन p कर्ल p अपॉन कर्ल t एट कॉन्स्टेंट v। ओके, अगर आप देख रहे हो फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी। ओके, आइडियल गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी। यस, आइडियल गैस के लिए कर्ल p अपॉन कर्ल t एट कॉन्स्टेंट v किसके इक्वल होता है, r अपॉन v के इक्वल। ओके, सो हम गामा लिख सकते हैं 1 अपॉन p इंटू r अपॉन v। पी वी किसके इक्वल होता है, आर टी के इक्वल। सो मीन्स ये भी किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन टी के। फॉर आइडियल गैसेस गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। सो गामा की हम लिख सकते हैं जो यूनिट्स हैं वो क्या आ गई, यूनिट्स क्या आ गई, पर केल्विन। ओके, गामा की यूनिट्स क्या आ गई हमारे पास, पर केल्विन। सो ये आपके पास 3 थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट्स हो गए, अल्फा, बीटा एंड गामा। तीनों की वैल्यूज आपके टिप्स पे होनी चाहिए। आइडियल गैस के लिए टिप्स पे होनी चाहिए। अल्फा एंड गामा 1 अपॉन टी के इक्वल होते हैं, बीटा 1 अपॉन पी के इक्वल होता है अगर आप आइडियल गैस की बात कर रहे हो। ओके, सो ये था हमारे पास 3 थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट्स। अगर आप बात कर रहे हो हीट कैपेसिटी की, ओके, अगर हम हीट कैपेसिटी देखें, हीट कैपेसिटी भी एक तरह से थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट ही है। जैसे देखो हीट कैपेसिटी जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके इक्वल होती है, हीट कैपेसिटी किसके इक्वल होती है, डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी। ओके, हीट कैपेसिटी इसके इक्वल होती है। सो अगर आप सी पी की बात कर रहे हो, वैसे हम हीट कैपेसिटी को आगे अच्छे से स्टडी करेंगे। ये मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि हीट कैपेसिटी भी एक थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट ही है। देखो कैसे, सी पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। ओके, प्रेशर के इक्वल है। सो डी क्यू किसके इक्वल होता है, टी डी एस, मीन्स टी कर्ल एस अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ये देखो हमने टी में चेंज किया, एक वेरिएबल में चेंज किया, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हमारे पास दूसरे वेरिएबल में आ गया, वही क्या होता है, थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट। सो हम कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी भी एक थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट ही है। ओके, सो आपके पास टोटल 4 थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट्स हो गए, अल्फा, बीटा, गामा एंड हीट कैपेसिटी। ओके, सो अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट साइक्लिक रूल। ओके, हम इसके साथ अब साइक्लिक रूल भी स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि हमने आगे 2 फॉर्मूलाज करने हैं, वो तभी आएंगे अगर आपको साइक्लिक रूल पता है कि साइक्लिक रूल क्या होता है। यस, साइक्लिक रूल, पहली बात तो ये जो साइक्लिक रूल है वो सारी गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो हम लिख सकते हैं साइक्लिक रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल गैसेस, बेशक वो रियल गैस हो, बेशक वो आइडियल गैस हो, सभी गैसेस के लिए साइक्लिक रूल एप्लीकेबल है। ओके, साइक्लिक रूल क्या कहता है कि जो हमारे पास पी वी एस टी, ये 4 जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ये चारों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये चारों, कि अगर आप किसी एक को चेंज कर रहे हो, किसी एक को कांस्टेंट रख रहे हो, तो दूसरा अपने आप फंक्शन बन जाता है। ओके, सो आपके पास साइक्लिक रूल क्या कहता है कि अगर आप साइकिल में लिख लो पी वी एंड टी, पी वी एंड टी। ओके, सपोज आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो क्लॉकवाइज चलने पर आपके पास जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, ट्रिपल प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट, पी का वी एट टी कॉन्स्टेंट, पी का वी एट टी कॉन्स्टेंट इंटू वी का टी एट पी कॉन्स्टेंट, वी का टी एट पी कॉन्स्टेंट इंटू टी का पी एट वी कॉन्स्टेंट, टी का पी एट वी कॉन्स्टेंट। ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल आएगी, -1 के इक्वल। ओके, ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल आएगी, -1 के इक्वल। ये कब आएगी, ये ट्रिपल प्रोडक्ट कब -1 के इक्वल आएगी, जब आप ये जो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं पी वी टी, ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स एक बार कांस्टेंट बन जाएं। देखो कांस्टेंट टी भी है, पी भी है, वी भी है।
फंक्शन p भी है, v भी है एंड t भी है। मीन्स तीनों के तीनों वेरिएबल्स एक बार फंक्शन जरूर होने चाहिए, तीनों के तीनों वेरिएबल्स एक बार कांस्टेंट जरूर होने चाहिए, तब आपके पास जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आएगी। ये आप क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे p है, v है एंड t है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, ओके, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो मीन्स v का p एट t कॉन्स्टेंट, v का p एट t कॉन्स्टेंट, p का t एट v कॉन्स्टेंट, p का t एट v कॉन्स्टेंट, और क्या आ गया आपके पास t का v एट p कॉन्स्टेंट। इसकी प्रोडक्ट भी किसके इक्वल होगी? -1 के इक्वल। आपने बस ये देखना है कि आपके पास जो तीनों वेरिएबल्स हैं वो एक बार फंक्शन जरूर बनने चाहिए, एक बार ये जो कांस्टेंट है वो जरूर बनने चाहिए। ओके, मीन्स तीनों के तीनों वेरिएबल्स हर पोजीशन पे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ p एंड v दोनों फंक्शन बन गए बट t आपके पास फंक्शन ही नहीं बना, उस पर आप साइक्लिक रूल नहीं लगाओगे, मीन्स उन तीनों की प्रोडक्ट -1 के इक्वल नहीं होगी। जैसे देखो आपने लिखा p का v एट t कॉन्स्टेंट लिख दिया, v का p एट t कॉन्स्टेंट लिख दिया, v का t एट p कॉन्स्टेंट लिख दिया, ये आपने -1 के इक्वल लिख दिया। ये गलत है, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि आपके पास जो फंक्शन है p बन गया, v बन गया, लेकिन t तो बना ही नहीं। यहाँ पे भी v है, t तो फंक्शन ही नहीं है कहीं पे। यहाँ पे देखो कांस्टेंट t है, p है, v तो कांस्टेंट ही नहीं है। सो तीनों के तीनों वेरिएबल्स एक बार कांस्टेंट जरूर होने चाहिए, एक बार फंक्शन जरूर होने चाहिए, तभी आपके पास जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आएगी। आपको पेपर में कंफ्यूज करते हैं, आपको पेपर में ये दे देते हैं और फर्स्ट ऑप्शन भी -1 पड़ी होती है, आप देख के ही -1 लगा देते हो क्योंकि आपको ये लगता है ये साइक्लिक रूल है। बट साइक्लिक रूल क्या कहता है कि हर एक वेरिएबल एक बार फंक्शन होना चाहिए, एक बार कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, सो साइक्लिक रूल हमने देख लिया। साइक्लिक रूल क्या कहता है? ये दोनों करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। अब हम करते हैं जो हमने अल्फा बीटा गामा किया है उसके दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं वो हम कर रहे हैं। जो आपके पास अल्फ़ा एंड बीटा आया था, अगर आप उन दोनों को डिवाइड करोगे, अल्फ़ा अपॉन बीटा करोगे, वो आपके पास किसके इक्वल आएगा? p का t एट v कॉन्स्टेंट। ओके, p का t एट v कॉन्स्टेंट। सो अब देखो p का t एट v कॉन्स्टेंट कैसे आया? अगर आप देखोगे अल्फ़ा आपके पास क्या था? 1/v कर्ल v अपॉन कर्ल t एट कॉन्स्टेंट p। बीटा क्या था आपके पास? -1/v कर्ल v अपॉन कर्ल p एट कॉन्स्टेंट t। ओके, सो अब आपने क्या करना है? अल्फा अपॉन बीटा कर देना है। अगर आप अल्फा अपॉन बीटा करोगे, ये 1/v कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर्ल v अपॉन कर्ल t एट कॉन्स्टेंट p। ये आप डिवाइड में लिखोगे, सो हम मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल ले लेते हैं, कर्ल p अपॉन कर्ल v एट कॉन्स्टेंट t। ये आ गया आपके पास। ओके, सो अगर आप साइक्लिक रूल लगाओगे यहाँ पे, साइक्लिक रूल क्या कहता है? p का v एट t कॉन्स्टेंट, p का v एट t कॉन्स्टेंट, v का t एट p कॉन्स्टेंट, t का p एट v कॉन्स्टेंट, ये -1 के इक्वल होता है। आपके पास v का t है, p का v है, v का t है, p का v है, ये आपके पास है। इसकी वैल्यू चाहिए आपको, इसकी वैल्यू चाहिए। सो ये क्या हो जाएगा? आप इसको उधर ले जाओगे, मीन्स p का v एट t कॉन्स्टेंट, v का t एट p कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू p का t एट v कॉन्स्टेंट विद नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन है ना, सो आपके पास क्या आ गया? p का t विद नेगेटिव साइन। सो अगर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, अल्फा अपॉन बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू p का t एट v कॉन्स्टेंट। ओके, अल्फा अपॉन बीटा किसके इक्वल आ गया? p का t एट v कॉन्स्टेंट। यही हमने प्रूव करना था कि अल्फा अपॉन बीटा किसके इक्वल होता है? p का t एट v कॉन्स्टेंट। ये आपने याद रखना है, आगे जो नेक्स्ट लेक्चर है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट वहाँ पे यूज होगा। ओके, सो अल्फा अपॉन बीटा किसके इक्वल आ गया? p का t एट v कॉन्स्टेंट। अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू p का t एट v कॉन्स्टेंट। ये सर ना आप बार बार बोलते जाओ, मैंने इतनी बार बोल दी है, ये p का t एट v कॉन्स्टेंट मैंने कम से कम 10 बार बोल दिया अभी करवाते करवाते। सो आप भी ऐसे ही बोलो, ओके, तभी याद होगा। अगर ऐसे बोलोगे तभी याद होगा। नेक्स्ट देखो, आपके पास जो होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा गामा p होता है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा गामा p, ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? जैसे देखो अल्फा अपॉन बीटा तो ये हो गया, हमने देख लिया। गामा किसके इक्वल होता है? 1/p, गामा इज इक्वल टू 1/p, p का t एट v कॉन्स्टेंट, p का t एट v कॉन्स्टेंट, यही होता है आपके पास गामा। सो अगर आप देखोगे p का t एट v कॉन्स्टेंट, ये किसके इक्वल आ गया? गामा इंटू p, गामा इंटू p। सो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, गामा इंटू p मीन्स अल्फा अपॉन बीटा किसके इक्वल आ गया? गामा इंटू p मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा गामा p। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में अल्फा दे देंगे, बीटा दे देंगे, गामा दे देंगे, p पूछ लेंगे। ओके, बिकॉज ये ना आप जो रिलेशंस है ये आपके टिप्स पे होने चाहिए,
थर्मो में जो भी मैं रिजल्ट्स करवा रही हूँ आपको, साथ में हम देख भी रहे हैं कि वो कैसे कैसे आए। सो आपके सारे रिजल्ट्स बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। वीडियो ज़्यादा लेंथी भी नहीं होती, सो दैट आप रोज़ का रोज़ कर सको, रोज़ के रोज़ जो भी रिजल्ट्स हैं वो आप टिप्स पे कर सको। ओके, जो भी आप कर रहे हो प्लीज़ जो पुराना है वो जरूर रिवाइज करो, क्योंकि पुराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यू से। अगर आप पुराना कर रहे हो बस आगे आगे दौड़ पीछा छोड़, मीन्स आप आगे आगे दौड़ रहे हो लेकिन पीछे वाला भूल रहे हो, फिर क्या फ़ायदा, फिर तो पेपर तक सारे भूल जाओगे आप। सो पीछे वाला जरूर रिवाइज करते जाओ। ओके, सो हमने 3 थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स देखे, फिर हमने साइक्लिक रूल देखा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तक भी क्वेश्चंस आ रहे हैं साइक्लिक रूल के बेस्ड, 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है साइक्लिक रूल में। ओके, सो आपने साइक्लिक रूल याद रखना है, तीनों के तीनों थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स याद रखने हैं, अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू याद रखनी है, पी का टी एट वी कांस्टेंट, अल्फा इज इक्वल टू बीटा गामा पी। ओके, सो अब हम कर रहे हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस फ्रेंड्स, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है पी का टी एट वी कांस्टेंट, वी का पी एट टी कांस्टेंट, वी का टी एट पी कांस्टेंट इज इक्वल टू। ओके, सो आपने इसकी वैल्यू बतानी है। हम देखते ही आंखें बंद करके क्या लिखा देते हैं, -1 फर्स्ट ऑप्शन पड़ी हुई है, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेट में भी आया हुआ है, ये गेट में भी आया हुआ है। सो देखो हम आंखें बंद करके -1 के इक्वल लिखा देते हैं, पर ये -1 के इक्वल नहीं है, ये साइक्लिक रूल फॉलो ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि दो टाइम्स हमारे पास v एज अ फंक्शन आ गया। ओके, t तो फंक्शन नहीं आया, एंड सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे पी टी वी ये तीनों इन्होंने कर दिए, ये तीनों इन्होंने कर दिए, बट इनके पास क्या है, आपके पास जो t है वो एज अ फंक्शन नहीं आया। सो अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आप देखोगे p का टी एट वी कॉन्स्टेंट, p का टी एट वी कॉन्स्टेंट किसके इक्वल होता है, p का टी एट वी कॉन्स्टेंट r अपॉन v के इक्वल होता है। ओके, ये हमने देखा ही था आइडियल गैस के लिए पी वी इज इक्वल टू आर टी होती है। ये t को इधर लिया, v को उधर ले गए, p का टी एट वी कॉन्स्टेंट किसके इक्वल होता है, r अपॉन v। v का p एट टी कॉन्स्टेंट, v का p एट टी कॉन्स्टेंट ये किसके इक्वल होता है, -RT अपॉन पी स्क्वेयर। ओके, ये सारे मैंने पहले करवा दिए हैं। v का टी एट पी कॉन्स्टेंट, v का t एट पी कॉन्स्टेंट किसके इक्वल होता है, r अपॉन p। ओके, सो ये किसके इक्वल आ गया, RT, नीचे पी वी इज इक्वल टू RT हो गया, RT से RT कैंसिल हो जाएगा, ऊपर r स्क्वायर बन जाएगा, नीचे p स्क्वायर हो गया, -r स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। सो आपका आंसर क्या आएगा, -r स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर आएगा, -1 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ बीटा फॉर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस। यस, हमने क्या किया था, आप क्या देखोगे कि हमने तो 1 मोल के लिए निकाला था, 1 मोल के लिए बीटा की वैल्यू 1/p आ गई थी। n मोल्स के लिए हम अपना ही दिमाग लगा के क्या कर देते हैं, n/p, पर ऐसा नहीं होता। ओके, जो आप बेशक आप n मोल्स के लिए देख लो, बेशक आप 1 मोल के लिए देख लो, जो आपके पास वैल्यू आएगी बीटा की वो 1/p ही आएगी। सिमिलरली जो आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हो वो 1/t ही आएगी। ओके, सो आपके पास क्या आ गया, आइडियल गैस के लिए बेशक आप n मोल ले रहे हो, बेशक आप 1 मोल ले रहे हो। ओके, अपना दिमाग मत लगाना कि मतलब हमने 1 मोल के लिए लिया था तो अब n मोल्स के लिए कर रहे हैं तो वो n मल्टीप्लाई हो जाएगा, n/p आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। अल्फा की वैल्यू 1/t ही रहेगी, बीटा की वैल्यू 1/p ही रहेगी, गामा की वैल्यू 1/t ही रहेगी फॉर आइडियल गैस। ओके, नेक्स्ट है वैल्यू फॉर अल्फा अपॉन बीटा इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एस एंड डेल्टा वी। अल्फा अपॉन बीटा आपके पास किसके इक्वल होते हैं, हमने देखा अल्फा अपॉन बीटा पी का टी एट वी कॉन्स्टेंट होते हैं, पी का टी एट वी कॉन्स्टेंट। सो आपने एस एंड वी की टर्म्स में बताना है। एस एंड वी की टर्म्स में क्या होगा, आपको बोन स्क्वायर की हेल्प लेनी पड़ेगी, एस पी वी टी, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। ओके, सो आपने पी का टी देखना है, मीन्स पी का टी मीन्स डाउन एरो है, डाउन एरो है, सो इधर भी आप डाउन एरो लिखोगे, मीन्स डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी। नेक्स्ट देखो, आपको ये दिया हुआ है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू BS³ अपॉन VN। आपने टेम्परेचर बताना है, टेम्परेचर क्या होगा, ये है आपके पास इंटरनल एनर्जी, इसको हम U रिप्रेजेंट करते हैं, U से लिखते हैं, U किसके इक्वल दिया हुआ है, BS³ अपॉन VN। ओके, आपने टेम्परेचर पता करना है। सो टेम्परेचर किसके इक्वल होता है, यस टेम्परेचर किसके इक्वल होता है, यहाँ पे होता है HGAU। ओके, सो ये टेम्परेचर किसके इक्वल होता है, टेम्परेचर इज इक्वल टू, नीचे हम कर्ल ऐसे लिखते हैं, आपको यहाँ पे U दिया होता है, U दिया हुआ है मीन्स U ऊपर आएगा, कर्ल U। ओके, एंड कांस्टेंट क्या आ जाएगा, v। ये हमने पहले बॉन्ड स्क्वायर की एप्लीकेशंस में देखा हुआ है, वेरिएबल निकालना। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखो। सो टी किसके इक्वल आ गया, कर्ल यू अपॉन कर्ल एस एट कांस्टेंट v। कर्ल यू अपॉन कर्ल एस मीन ये जो आपको u की वैल्यू दी हुई है, इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू s डिफरेंशिएट कर देना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो ये v कांस्टेंट हो गया, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहे हैं हम, n एंड b ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, सो मीन्स s³ है। तो आपके पास टेम्परेचर किसके इक्वल आ जाएगा, कर्ल e अपॉन कर्ल एस एट कांस्टेंट v। ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे s³ है, सो ये क्या बन जाएगा 3bs² अपॉन VN। ये आपका क्या होगा आंसर, टेम्परेचर इज इक्वल टू 3bs² अपॉन VN। ये जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स वाले पेपर में आया हुआ है। ओके, नेट फिजिक्स में आया हुआ है, बट जो आपके पास फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहेगा। सो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं मैक्सिमम, ये नहीं देखना ये फिजिक्स का पेपर है या केमिस्ट्री का पेपर है, थर्मोडाइनमिक्स फिजिक्स वाले भी पढ़ते हैं, सो वहाँ से भी आप क्वेश्चन ट्राई करो। ओके,
जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो मैं करवा देती हूँ यहाँ पे, मोस्टली सारे ही करवा देती हूँ। ओके, अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं करवाया जाता तो मैं उसकी अलग से PDF बना के डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। बट इसमें जो है ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हुए, मीन्स सिमिलर से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। साइक्लिक रूल ही बताना है आपको, 1-2 बार साइक्लिक रूल के काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, बट रिपीटिंग क्वेश्चन है, सो वो रिपीटिंग बार बार क्यों करें। ओके, सो रिपीटिंग क्वेश्चंस को आप छोड़ भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि हाँ ऊपर -1 है मैं तो नीचे वाले क्वेश्चन में -1 प्रूव करके दिखाऊंगा, वो कोई फायदा नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है वो। सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अपना टाइम सेव करना है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।